अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण न्यूज अलर्ट इंडिया चैनल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में लगभग 10 ऐसे कानून पारित कर दिए गए जिसमें कहीं राज्यपाल की अनुशंसा नहीं थी और ना ही राष्ट्रपति की अनुशंसा थी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का कहना है कि ये अनुशंसा नहीं होने की वजह लोग उसे दबा कर रखते हैं, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इसीलिए सरकारें पास कर देती हैं। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की और राज्य सरकार को बल मिल गया। अब देख लीजिए कि ये पूरा जो हमारा देश है या फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, इसमें सभी पद प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संस्कार के लोग, सभी बोली भाषा के लोग, सभी खान पान के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर के चौपाटी तक, ये पूरा देश एक संघ है और इसे मिलाकर के बनाया गया है। दुनिया के कई देशों से यह संविधान को इकट्ठा किया गया है और उसके बाद इसे बनाया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसे बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था। इसमें कार्यपालिका हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जिला के जो कार्यान्वित करने वाले हैं वो हो, नीति निर्देशक तत्व हो या न्यायपालिका हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी इसी में। और इसको इसी संविधान के तहत चलना है। इसमें जहां ऊंच नीच होता है लोग देखते हैं तो लोग टिप्पणी करते हैं और बातें होती हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण पिछले दिनों को ले लीजिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जब जेल गए तो उस पे बेल नहीं मिला उन्हें सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि ये भी संचालित है, ये भी मुट्ठी में है, ये किसी के दिशा निर्देश पे चलता है। और जब दूसरी बार उन्हें इलेक्शन के पहले बेल मिल गया तो बोले कि न्यायपालिका है, इस पर हमें बहुत भरोसा है, हमें इस पर विश्वास है। तो ये कभी जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना भाई साहब, इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी तेजी से इस देश के राजनेता अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ हित में बदलते हैं। और यही कारण है कि लोग कुछ भी कभी भी कहता है, क्योंकि इस पे जो जुबान है ना, जुबान पे इनके नियंत्रण नहीं है। इस पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और एक संशोधन संविधान में आने वाला है कुछ दिनों में, ताकि इस पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर आपको नियंत्रण हो सके। आप देख लीजिए जेपीसीसी में आप वहां पर जो बनाया गया वक्फ बोर्ड, अभी जो पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हुआ है। वक्फ बोर्ड में अंबिका पाल सबसे सुलझे हुए, सबसे वरिष्ठ जो एमपी हैं उनको बनाया गया उसका अध्यक्ष। उन्होंने लगभग 600 से ऊपर पेज दस्तावेज पढ़े, कितने उसमें 73 संशोधन आए, उसमें 44 कंप्लेन आए, उसमें 14 को उन्होंने एनेक्सचर में अमेंड भी किया और उस पर चर्चाएं हुई। लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई, 2-2 बजे रात तक हुई। और जो मुस्लिमों के और वक्फ के रहनुमा थे, आप कभी देखे हैं देश में इतने बड़े चीज पर बहस हो रही हो और नेता प्रतिपक्ष खामोश हो या गायब हो? कांग्रेस का रवैया उस दिन समझ में आया। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड पर एक लाइन नहीं बोला, जबकि अपने लिए वो कभी इस भगवान का कैलेंडर, कभी उस भगवान का कैलेंडर, कभी मोक्ष का रूप, कभी धर्म का रूप, तरह तरह का ड्रामा संसद में करते हैं। पहली बार सांसद बन के आई प्रियंका गांधी, जिसमें कांग्रेस के लोग और पूरे देश के लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते थे, एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नए जनरेशन में कोई बेहतर नेता उभर कर आया है, देश को आगे लेकर चलेगा। कितने दिनों तक मोदी और योगी चलेंगे, आगे चलेगा बीजेपी के बाद। लेकिन उनका भी रवैया देख लीजिए, पूरे सदन में बहस के दरमियान वो कहीं नहीं दिखी, वो बाहर टहलती हुई नजर आई, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। अखिलेश यादव, मोहम्मद मुलायम कहा जाता था इनका पिताजी को, ये लोग इतने ज्यादा शुभचिंतक थे और उसके बावजूद इन्होंने भी सदन के अंदर कोई टिप्पणी नहीं की। सड़क पर आकर मीडिया को आप स्टेटमेंट देते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। सदन में दिया गया स्टेटमेंट नोटेड होता है। सड़क से लेकर सदन तक आपको लोकतंत्र में विरोध करने और समर्थन करने का अधिकार है, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद, मालदा पर कोई कुछ नहीं बोला सदन के अंदर, और ये मुर्शिदाबाद पहली बार नहीं जल रहा है जनाब, ये बार बार जलता है। उन आतंकी प्रवृत्ति के लोगों के ठिकाने पर और निशाने पर ये मुर्शिदाबाद है। यहाँ पर हमेशा इस तरह का जुल्म होता रहता है और जलते रहता है। और सबसे खासियत है कि ममता, एक तो महिला और नाम ममता,
और उन्होंने मरे हुए लोगों के मातम पूर्सी के लिए भी समय नहीं निकाला। राज्यपाल को बोल दिया कि समय सही जब होगा और उचित होगा तब आप जाइएगा। भैया कब समय सही होता है? किसी के घर में बच्चा मरा है, माँ गोद में मरे हुए बच्चे को दूसरे हाथ में दूध मुंह बच्चे को लेकर घर छोड़ती है। आप उस वेदना को नहीं समझ सकती। वेदना को समझने के लिए आदमी को उस दौर से गुजरना होता है। वो क्या जाने पीर पराई जे के पैर न फटे बेवाई, आप जो कहते हैं ना, वो कभी ममता बनर्जी उस माँ की दर्द को नहीं समझ सकती जो माँ अपने कोख में एक बच्चे को लेकर एक मरे हुए हाथ में लेकर जाती है। मुर्शिदाबाद मालदा स्टेशन खचाखच भर गया। लोग चिल्लाने लगे कि यहाँ बीएसएफ भेजो ताकि हम बच सकें। जिनका बच्चा देश की बॉर्डर पर तिरंगा की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को आतुर है, उसके माँ बाप को यहाँ मार मार के घर से निकाल दिया गया। आप समझ रहे हैं? मुर्शिदाबाद का दंगा यह पूरी तरह से भारत में दो भागों में तमिलनाडु और उत्तर दक्षिण की दरारों को गहरा दिया है। मुर्शिदाबाद का दंगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और गहरा बना दिया है। ये दोनों ही परिदृश्य इस हमारे देश के लिए और हमारी देश की राजनीति के लिए चिंता का विषय बन गया है। मुसलमानों में ऐसा आक्रोश यूसीसी और एनआरसी 3 तलाक 370 हटाने पर भी नहीं हुआ था। यह सिर्फ 1985 में साहबानों के राजीव गांधी के समय हुआ था। उस मामले को याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नेताओं को और बड़े लोगों के लिए तो मात्र एकदम सहज प्लेटफॉर्म हो गया, यूं कह लें कि हलवा हो गया है किसी के लिए भी। जब चाहे पहुंच जाते हैं। रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा दो, सुबह में खुलवा दो, और सुप्रीम कोर्ट उनको झेलते रहता है ये सुबह से शाम तक। और आम आदमी इस देश में, आम आदमी जो है वो पूरी तरह से सिविल कोर्ट में उसे वर्षों लग जाते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं न्याय के आस में। बूढ़े लोग मर जाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, तारीख पे तारीख मिलती है। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों मिलता है ऐसे लोगों को जगह जो अचानक पहुंच जाते हैं? आप 370 कश्मीर के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना। भाई 370 और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। क्या कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं जानते थे? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग नहीं जानते थे? उन्होंने कश्मीर के दर्द को नहीं देखा? उसे जन्नत से जहन्नुम बनते हुए नहीं देखा? वहां की माताओं बहनों की पीड़ा को उन्होंने नहीं देखा? आखिर क्या सचमुच में कानून अंधा होता है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ भी लोग बोलते हैं वहां जाकर के और उन बातों को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करता है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों मामले दब जाते हैं जिनकी तारीख होती है और इन लोगों को सुनने के चक्कर में। और सुप्रीम कोर्ट और अपने आप को जो लोग राष्ट्रभक्त करते हैं वो भी गए थे सुप्रीम कोर्ट। और वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैं सुन रहा हूं सिब्बल साहब, इस बात बीच में मुर्शिदाबाद में ये क्या हो रहा है, किसके लिए आप बना रहे हैं दबाव? तो वो उन्होंने कहा कि कौन दबाव बना रहा और कौन दबाव में आ रहा है मुझे नहीं मालूम। आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मोदी वर्सेस मुसलमान करना चाहते हैं। आप थोड़ी सी गौर करके आप देख लीजिए कि दुनिया के 55 देश ने जो काम नहीं किया वो इस देश ने किया है और इस सरकार ने कर दिखाया है। 3 तलाक हटाना। आप बताइए कि 3 तलाक हटाने से कितने हिंदू माँ बहन और बेटियों को फायदा होगा? कितने लोगों को फायदा होगा? वो उन लोगों को फायदा होता था जो हमारे इस्लामिक माँ भाई बहन बेटियां थी, जो मुस्लिम बहन बेटियां थी, उनके दर्द को दूर करने के लिए हटाया गया था। और दूसरी तरफ यह भी देखिए कि बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना, उनका जहाज हिंद की सरजमी पे उतरा भाई साहब। पाकिस्तान, लेबनान, और उसके अलावा अफगानिस्तान, यूएई, सीरिया, तेहरान, बहुत सारे देश थे, कहीं जहाज नहीं गया, हिंदुस्तान की जमीन पे गया। एक मुस्लिम महिला का सम्मान क्या होता है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे देश का संस्कार है जो वो दर्शाता है। शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, राजनीति करने से पहले शर्म करनी चाहिए कि सम्मान किस तरह से दिया जाता है। और आप लोगों ने जजमेंट के बाद माहौल बना दिया, लोग पटाखे फोड़ने लगे, जजमेंट मेरे पक्ष में हो गया। कई लोगों ने कहने लगे कि जजमेंट मेरे पक्ष में हो गया, कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया, जबकि काउंटर एफिडेविट और फिर रिजवाइंडर डालने के लिए भी कहा है। 1 सप्ताह का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद 5 मई को फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो यह शाश्वत सत्य है कि आर्टिकल 142 के तहत तो किसी भी केस को लंबित कर सकता है, जैसे
किसानों के लिए जो कानून आया था उसे लंबित किया गया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आप ये देख लीजिए कि वक्फ बोर्ड पे जितना कोहराम मचा हुआ है पूरे देश में, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के गर्भ में और पल रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के गर्भ में अभी पल रहा है, उसे बाहर न निकाल करके सरकार ठीक कर दे, यही बात है। इसीलिए इतनी तिलमिलाहट है। आप 300 साल पुराने दस्तावेज की बात कर रहे हैं सिंपल साहब, 300 साल पुराने दस्तावेज की बात करने वाले ये तमाम लोग उस समय कहां थे? उस समय शर्म नहीं आ रही थी जब राम जी किस कमरे में जन्म लिए इसका प्रमाण मांग रहे थे? राम सेतु ये सही नहीं है, ये काल्पनिक है, इसका प्रमाण मांग रहे थे। सीता कहां जन्मी इसका प्रमाण मांग रहे थे। अब प्रमाण दूसरे के लिए तो मांगते हैं और अपने समय 300 साल में फिसिडी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी टोटल जितने भी लॉजिक हैं, धरोहर हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन है, यह हथियाई हुई और फर्जी जमीन है, जो कि रजिस्ट्री भी बताती है, डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं और लोगों के स्टेटमेंट भी बताते हैं। अब इन तमाम चीजों में क्यों लोग छटपटा रहे हैं, लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जिसमें अतीक का परिवार, अंसारी का परिवार, ओवैसी का परिवार, अमानतुल्लाह खां का परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास वक्फ बोर्ड के सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है जिसपे अपना इनका गोरख धंधा चलता है, वैसे लोगों के अंदर तिलमिलाहट है। नहीं तो इतने बड़े बड़े वकील को ला करके उनसे बहस करवाना, उसका पेमेंट करना, यह आसान बात नहीं है। पूरे देश को जला देना, भैया कभी अपने घर से पॉकेट से 500 रुपया के नोट जला कर दिखाओ, एक मोबाइल जला करके अपना सामने दिखाओ कि मुझे बहुत दुख है वक्फ बोर्ड के विरोध में, हम अपना मोबाइल जला देते नहीं, देश की संपत्ति जलाते हैं आप ये बात हमेशा सोचिए कि आप परेशान क्यों हैं और क्यों करते हैं। लेकिन अंत में मैं जरूर कहूंगा कि जो निर्णय आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायमूर्तियों के तरफ से आएगा, हमें देखना होगा, उसका इंतजार जरूर करेंगे हम। लेकिन इसके पहले जिस दिन ये दावा हुआ, न्यायपालिका ने 3 अंतरिम आदेश पास किए, उसके ही दिन मुसलमान के शिक्षित वर्ग और संस्कारी वर्ग के बहुत सारे प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को इस बात के लिए शाबाशी देने गए और शुक्रिया अदा करने गए कि वक्फ बिल के संशोधन जो आपने लाया है बहुत सही है, उसमें उन्होंने अपनी वेदना भी प्रकट की है। और दूसरी तरफ मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस देश की मिल्कियत को खराब मत कीजिए। जो जलता है वो देश का राष्ट्रीय संपत्ति है और उसी देश के आप और हम नमक खाते हैं और अपने परिवार को जिंदा रखते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और संविधान भी सर्वोपरि होता है। नमस्कार।